हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेव विद शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एस्टिमेशन के बारे में। तो इस चैप्टर को हम कवर करेंगे और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट्स क्या होते हैं और एक अच्छे एस्टिमेटर का, गुड एस्टिमेटर का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। तो इन सभी बातों के बारे में हमें इस लेक्चर में जानना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे। अब इंट्रोडक्शन है, एवरीवन मेक्स एस्टिमेट्स। देखिए एस्टिमेट होता क्या है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो देखिए क्या होता है। जैसे हर कोई एस्टिमेट करता है, कैसे जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी, मैं मानकर चलता हूँ कि 50,000 रुपये है, तो आप भी एक एस्टिमेट बना करके ही चलते हो कि इस महीने मेरा कितना खर्चा होगा। या जो हाउसवाइफ होती हैं वो एक एस्टिमेट बना के चलती है कि उनको इस महीने राशन पे कितना खर्चा करना है। ठीक है, उसी तरीके से एक जो बैंक होता है, बैंक का जो इनकम्बेंट होते हैं, इंचार्ज होते हैं, वो भी एक एस्टिमेट बना के चलते हैं कि आज दिन भर में मुझे कितना कैश की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैं वो जो है जनता अगर आए मांगने तो मैं उसे दे सकूँ। तो हर कोई कुछ ना कुछ एस्टिमेट करता रहता है। ये चैप्टर उसी के बारे में फ्रेंड्स। ओके, तो एवरीवन मेक एस्टिमेट्स, तो सभी, हर कोई एस्टिमेट करता है। जब आप यहाँ तक कि जब आप स्ट्रीट पार करने वाले होते हैं, मान लीजिए आपको सड़क पार करनी है, तो भी आप सामने से इधर-उधर से आती हुई गाड़ियाँ देखते हैं। फिर उसकी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से और कितनी दूरी पर वो गाड़ी है, एक अनुमान लेते हैं। जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे धीरे-धीरे पार करना है या दौड़ करके पार करना है या फिर जंप करते हुए पार करना है, वो चीज़ें आप डिसाइड करते हो। तो हर चीज़ एक एस्टिमेट हो रही है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जब भी आपको स्ट्रीट पार करनी है तो एस्टिमेट बनाते हो कि कार की स्पीड क्या है, जो आपकी तरफ आ रही है, आपके और उस कार के बीच में दूरी कितनी है और आपकी खुद की चाल कितनी है। उसी के आधार पर आप जो है क्विक एस्टिमेट बनाते हो और तब आप डिसाइड करते हो कि मुझे रुकना है या पैदल जाना है, यानी वॉक करना है या फिर रन करना है। वो उसी के आधार पर आप डिसाइड कर लेते हैं। तो हर कोई डिसीजन करता ही रहता है फ्रेंड्स। जब आप कार चला रहे होते हैं, इवन हर मोमेंट पे आप कुछ ना कुछ एस्टिमेट करते रहते हो कि हाँ, इतनी स्पेस से निकलूँगा तो मैं अपनी कार के बगल से या किसी व्यक्ति के बगल से निकल जाऊँ। तो वही है, हर कोई क्विक एस्टिमेट करता ही रहता है। जो क्रेडिट मैनेजर होते हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि उनका जो बोरोवर है, वो उनका जो ड्यू है, जो भी लोन लेगा उसे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसी तरीके से जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो फ्यूचर में कुछ करेंगे फ्रेंड्स। ओके, प्रोस्पेक्टिव होम होम बायर्स, अगर आप भविष्य में कोई घर खरीदने वाले हैं, तो आप नज़र रखते हैं किस पर? मॉर्टगेज मार्केट पर। मतलब कहने का कि ज़मीन की कीमत कितनी चल रही है, प्लॉट की कीमत कितनी चल रही है, फ्लैट की कीमत कितनी चल रही है, साथ ही साथ मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है नज़र रखते हो और उसी के हिसाब से अपना एक एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ऑल दीज पीपल मेक एस्टिमेट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस आउटलुक फॉर फ्यूचर। अब ये जो एस्टिमेट आप करते हो फ्रेंड्स, ये किसके आधार पर करते हो? जो भी आपका अनुभव है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड आउटलुक फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में कैसा आउटलुक रहेगा, कहने मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा, फ्यूचर में आउटकम आउटकम कैसा रहेगा, प्रॉफिट कैसा रहेगा, या मेरी इनकम कैसी रहेगी, इन सभी बातों के आधार पर ही हम एस्टिमेट करते हैं। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके अब यहाँ पर बात अगर हम करें तो स्टैटिकल इन्फ्रेंस इज ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स कंसर्न विथ यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट टू डील विथ अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो जो स्टैटिकल इन्फ्रेंस होता है फ्रेंड्स, वो एक ब्रांच होती है, शाखा होती है किसकी? स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की, जो कि कंसर्न होती है किसके साथ में? यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट टू डील विथ अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। जो आपके डिसीजन ले रहे हैं उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, उसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। कौन? स्टैटिकल इन्फ्रेंस जो होती है, ये क्या है? सांख्यिकी की या स्टैटिस्टिक की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है ना। जैसे साइंस की शाखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरीके से। तो उसी तरीके से सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसकी एक ब्रांच होती है स्टैटिकल इन्फेरेंस, जो कि क्या करती है? आपके डिसीजन मेकिंग में जो अनसर्टेनिटी है उसको प्रोबेबिलिटी के तौर पर प्रेजेंट करती है। कि जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि कल को पेट्रोल का प्राइस जो है 200 रुपए लीटर हो जाएगा, तो ये जो मेरी जो ये थॉट है, ये कितने परसेंट सही है, किस इसकी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इन सबको एक साथ में मिक्स करना ही स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का काम होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये एस्टिमेशन पर आधारित होता है। बी शैल बी मेकिंग इन्फ्लुएंस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन सैंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल में जानकारी इकट्ठा रहेगी, उसी के आधार पर पॉपुलेशन की जानकारी हम
गैदर करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए जैसे होता है कि हम मान लीजिए हमारे देश में 150 करोड़ मान लेते हैं हम, 150 करोड़ भारतीय हैं इस समय करंट टाइम पे मान लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर सिर्फ सरकार को ये जानना हो कि हम में से कितने लोग जो है 50,000 रुपए महीने कमाते हैं, है ना? कितने लोग 50,000 रुपए महीने कमाते हैं या उससे ज़्यादा कमाते हैं, अगर केवल ये बात पता करनी हो तो हमें 150 करोड़ भारतीयों का सर्वे करना होगा। अब 150 करोड़ भारतीयों के सर्वे करना आसान काम नहीं होगा, हर एक व्यक्ति के घर जाना और वहाँ से डेटा कलेक्ट करना। अब आप सोचिए कितना बड़ा टीडियस टास्क हो गया, कितना कठिन काम हो गया है 150 करोड़ लोगों से सिर्फ संपर्क कर पाना, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि हम 150 करोड़ भारतीयों का सर्वे ना करके हम क्या करेंगे, इस पूरे पूरे देश की जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से एक थोड़ा-सा पार्ट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम कितने लोगों का कर लिया, 1 लाख लोगों का सर्वे किया हमने। रैंडमली 1 लाख लोगों को चूज़ किया और उनका सर्वे किया और उससे जो डेटा निकला, उसी के आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया लगा लेते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स, ये जो आपने 1 लाख लोगों को सेलेक्ट किया रैंडमली, वो आपका सैंपल हो गया, सैंपल का साइज़ छोटा रहता है और उसी के आधार पर जो आपने पूरे के बारे में डेटा बताया, वही आपका फ्रेंड्स हो जाता है पॉपुलेशन के बारे में। तो हम क्या करें, सैंपल के इन्फॉर्मेशन के आधार पर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने की कोशिश करें, इन्फ्रेंस की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया अभी धीरे-धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा समझ जाएँगे। तो हर कोई एस्टिमेट करता है, मतलब लाइफ़ के हर मोड़ पर हम एक तरीके से एस्टिमेशन करते ही रहते हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप सड़क पार भी कर रहे हैं तो भी आप एक एस्टिमेट करते हैं कि आपको रुकना है या फिर जो है वॉक करना है या फिर रन करना है, वो आप डिसाइड करते हो। क्रेडिट मैनेजर ये देखता है कि क्या उसका बार-बार पैसा वापस कर देगा, इसके बारे में एस्टिमेट बनाता है। जो घर खरीदने वाले हैं या फिर कार खरीदने वाले हैं, तो आप भी एक एस्टिमेट बनाते हो कि मैं कितने रुपए तक की कार खरीद सकता हूँ, मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं कि 5 लाख रुपए हैं, तो उस तरीके से आप एक एस्टिमेट बनाते ही बनाते हो। जो भी ये एस्टिमेट किया जाता है, वो हमारे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर और फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके आधार पर ही किया जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि जो सैंपल से जो हमें इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसी के आधार पर हम पॉपुलेशन के बारे में भी डेटा इन्फर कर देते हैं, बता देते हैं। अब आगे है कि हाउ डू मैनेजर्स यूज़ सैंपल स्टैटिस्टिक टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजर्स जो हैं वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे, यानी हम सैंपल का यूज़ करेंगे और पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है। क्लियर रखिएगा इस बात को, ठीक है? उसके बाद में द डिपार्टमेंट हेड अटेम्प्ट टू एस्टिमेट एनरोलमेंट नेक्स्ट ईयर फ्रॉम करंट एनरोलमेंट इन द सेम कोर्स। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि अगले साल कितने एनरोलमेंट्स होंगे इसी कोर्स में बेस्ड ऑन करंट एनरोलमेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है, क्लास 10th में मान लेते हैं, इस बार जो है 120 बच्चे हैं, तो उस या उसके आधार पर हम ये एक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्लास 10th में अगले साल कितने बच्चे होंगे, तो वही अटेम्प्ट एस्टिमेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से आप देखिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टिमेट बनाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट मैनेजर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ देयर पास्ट पेमेंट हैबिट्स, है ना? इसी तरीके से जो क्रेडिट मैनेजर होता है, वो क्या करता है, जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव मतलब मैंने बताया था जो फ्यूचर में आपका होगा, प्रोस्पेक्टिव बारोवर मतलब जो फ्यूचर में आपसे लोन लेगा, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कस्टमर मतलब जो भविष्य में आपका कस्टमर होगा, प्रोस्पेक्टिव होम लोन बायर मतलब जो भविष्य में होम लोन खरीदेगा या होम लोन लेगा, ओके? तो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसकी पास्ट पेमेंट की हैबिट जो सिविल रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, उसके आधार पर ही हम ये क्रेडिट मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसका क्रेडिट वर्थीनेस ठीक है या नहीं है। तो एक एस्टीमेट हमने कैसे लगाया, उसकी पास्ट पेमेंट की हैबिट्स के आधार पर। इसी तरीके से होम बायर्स जो होते हैं, दे अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बाय ऑब्जर्विंग द करंट बिहेवियर ऑफ दोज रेट्स। तो जो भविष्य मतलब वो ये देखते हैं ना कि अभी करंट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, उसी के आधार पर फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा उसका एक जो है एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई यहाँ पर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है। इन ईच केस समबडी इज ट्राइंग टू इन्फर समथिंग अबाउट ए पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम अ सैंपल। तो यहाँ पर हर एक केस में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है इन्फर करने की। और क्या खासियत है इन्फर करने की, सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर पॉपुलेशन के बारे में डेटा निकालने की कोशिश की जा रही है। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन आर एग्जैक्ट मीन वुड बी इम्पॉसिबल गोल। अगर हम कहें कि जैसे जितने भी हमारे देश में आबादी है, उन सब का औसत औसत भार कितना है या उनकी एवरेज एज कितनी है, तो आप सोचिए केवल यही आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एवरेज जो है एज कितनी है। तो अगर एवरेज एज निकालनी है तो जितने व्यक्ति हैं सब या जितने भी
पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, उन सब की एज को जोड़ा जाए एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल किया जाए, तब जा करके हमें डेटा मिलेगा। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन और एग्जैक्ट मीन मतलब एवरेज होता है यहाँ पर, विल बी इम्पॉसिबल गोल। तो मीन निकालना इम्पॉसिबल होगा, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होगा, बस केवल हम एक गेस ले सकते हैं। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है फ्रेंड, देखिए मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन n है, आपकी टोटल पॉपुलेशन n है, उसमें से मान लीजिए m लोग एक स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो जो ये m/n होता है फ्रेंड्स, यही एक प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, पूरी आबादी है, जैसे मान लीजिए पूरी पूरी आबादी है एक शहर की, उसमें जो है मान लीजिए 1000 लोग हैं, पूरी आबादी में 1000 लोग हैं, उनमें से कितने लोग अनपढ़ हैं, मान लेते हैं 100 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये एक जो है अनपढ़ों का एक प्रोपोर्शन हो गया फ्रेंड्स। ओके, ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। ओके, तो इसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहते हैं। आई बिलीव थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना या एग्जैक्ट मीन या एवरेज कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। इवन सो वी विल बी एबल टू मेक एन एस्टिमेट, फिर भी हम एक एस्टिमेट बना सकते हैं। मेक ए स्टेटमेंट अबाउट द एरर दैट विल बी प्रॉब्ली अकम्पनीड बाई अकम्पनिंग दिस एस्टिमेट, मतलब हम एक एस्टिमेट बनाएंगे और साथ ही साथ में हम जो है इसकी एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं उसमें कितनी एरर है। जैसे मान लेते हैं आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एवरेज एज जो है 36 ईयर है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के सभी व्यक्तियों की जो एवरेज एज है वो 36 ईयर निकल करके आती है। क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख लोगों का सर्वे किया और पाया कि यही 36 आ रही है। अब इसमें आप साथ ही साथ एरर भी जोड़ दो कि भाई प्लस माइनस 5 हो सकता है। मतलब कहने का कि एग्जैक्ट अगर सारी मध्य प्रदेश के लोगों को अगर आप एवरेज एज निकालने बैठोगे तो हो सकता है कि ये 41 ईयर से लेकर के और इधर जो है आपका 31 ईयर से लेकर के 41 ईयर के बीच में कहीं पर भी आ सकती है। तो ये जो 5 प्लस माइनस की आपने, ये उसकी एरर बता दी। ओके, तो आप एक एस्टिमेट करते हो, साथ ही साथ में एक स्टेटमेंट दे देते हो उसकी एरर के बारे में जो इस एस्टिमेट के साथ एसोसिएटेड होती है। एंड इम्प्लीमेंट सम कंट्रोल टू अवॉइड एज मच ऑफ एज एरर पॉसिबल। ठीक है, तो और साथ ही साथ में कुछ कंट्रोल हम ऐसे यूज करेंगे जिससे कि ये एरर मिनिमम हो, कम से कम एरर हो। एज डिसीजन मेकर वी विल बी फोर्स्ड एट टाइम टू रिलाई ऑन ब्लाइंड हंचेज, मतलब हम कई बार हमें डिसीजन जो है डेटा ना होने की वजह से ब्लाइंड हंच करना पड़ता है, मतलब अंधा तुक्का लगाना पड़ता है। एक तरीके से कह लीजिए आपको तुक्का ही लगाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ओके, येट इन अदर सिचुएशन इन विच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड वी अप्लाई स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट वी कैन डू बेटर देन दैट। और कई जगहों पर अगर हमारे पास में डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम जो है एक अच्छा जो है एस्टिमेट कर सकेंगे। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा स्पेशली बताया नहीं गया, एक रफ बातें ही चल रही हैं, तो इसको दोबारा नहीं करते हैं। उसके बाद में एस्टिमेट्स के बारे में भी यहाँ पर शुरू करेंगे बात। तो वी कैन मेक 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट अबाउट अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर बात होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि एस्टिमेट 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन-कौन से? पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। अब सवाल ये होगा आपका कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है और इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मैंने अभी मध्य प्रदेश का एग्जांपल दिया आपको, मध्य प्रदेश की जो जनता है उसका एवरेज जो ये एज है वो 36 ईयर आ रही है मान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपने 36 ईयर एक पॉइंट में बात कह दी, दिस इज योर पॉइंट एस्टिमेट। अगर उसी जगह पर आप ये कहें कि जो मध्य प्रदेश की जनता है उसकी जो एज है, उसका जो उसकी एवरेज एज है वो 30 से लेकर के 41 के बीच है, तो ये एक आपने इंटरवल की बात की कि हाँ जो एज है वो 30 से लेकर 41 के बीच कहीं पर है। वी आर नॉट श्योर, लेकिन एक इंटरवल दे दिया आपने, एक इंटरवल दे दिया कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में कहीं पर अकरिंग हो रही है। तो ये हो जाता है फ्रेंड पॉइंट एस्टिमेट, जब आप एक वैल्यू दे देंगे। और इंटरवल की बात होगी जब आपने एक रेंज दे दी है, तो उसे बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट। क्लियर होगी बात? तो ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एस्टिमेट 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है फ्रेंड? ये एक सिंगल नंबर होती है, ये बात मैंने आपको बता दी, जिसको यूज किया जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर को जानने के लिए। जैसे अगर आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट टीम मैच खेल रही है और आपने कहा कि ये लोग 350 रन बनाएंगे, तो ये आपने क्या किया, एक पॉइंट एस्टिमेट किया। इस बार वाले मतलब इस एग्जाम में कोई स्टूडेंट है वो अपियर होगा और वो 45 नंबर लाएगा, ये मैंने जो कहा ये मेरा पॉइंट एस्टिमेट है। ओके, मैंने कहा कि 70 मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के, तो ये मेरा पॉइंट एस्टिमेट हो गया यहाँ पर। ओके, तो आगे इसी तरीके से एज डिपार्टमेंट हेड वुड मेक ए पॉइंट एस्टिमेट इफ शी सेड आवर करंट डेटा इंडिकेट दैट दिस कोर्स विल हैव
350 स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर भी देखिए एक डिपार्टमेंट के हेड कह रही हैं कि अगले साल जो है इस कोर्स में 350 स्टूडेंट इनरोल करेंगे। तो ये क्या है, एक पॉइंट एस्टिमेट यहाँ पर किया जा रहा है। अ पॉइंट एस्टिमेट इज ऑफन इनसफिशिएंट। अब ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो इनसफिशिएंट होता है, पर्याप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सही डेटा नहीं दे सकता है। इट कुड बी आइदर रॉन्ग और राइट। अब मतलब इसके 50-50 भी नहीं, या तो ये सही होगा या गलत होगा, है ना। जैसे अगले साल 350 स्टूडेंट इनरोल करने की यहाँ पर बात कही गई है। हो सकता है कि 200 ही स्टूडेंट इनरोल करें, या हो सकता है कि 400 450 डेटा स्टूडेंट इनरोल कर जाएं। तो ये या तो 350 सही होगा या तो फिर गलत होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है फ्रेंड वो इनसफिशिएंट होता है। इफ यू आर टोल्ड ओनली दैट हर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ इनरोलमेंट इज रॉन्ग, you do not know how wrong it is and you cannot be certain of estimates reliability। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो उसने गेस किया है 350 स्टूडेंट का ये गलत है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कहा जाता है आपसे कि जो उसने 350 स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में एनरोल करेंगे वो बात कही गई है ये गलत है, मतलब आपको ये कह दिया गया कि ये गलत है। तो अब ये कितना गलत है ये सर्टेन नहीं हो सकता भाई। पता नहीं उसने 300 मतलब 330 स्टूडेंट इनरोल होंगे या 200 होंगे, अब आप सर्टेन नहीं हो सकते क्योंकि ये पता है कि ये गलत है, 350 नहीं होगा, लेकिन अब कितना होगा वो भी आप अंदाजा नहीं ले सकते हैं। हाउ रॉन्ग इट इज यू कांट बी सर्टेन, आप सही नहीं हो सकते हैं। इफ यू लर्न दैट इट इज ऑफ बाई ओनली 10 स्टूडेंट्स यू कैन एक्सेप्ट यू वुड एक्सेप्ट 350 स्टूडेंट एज गुड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एनरोलमेंट। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि जो 350 स्टूडेंट के लिए उसने कहा है उसमें केवल जो है 10 स्टूडेंट आगे या 10 स्टूडेंट पीछे होंगे, मतलब वो 340 स्टूडेंट से लेकर के 360 स्टूडेंट के बीच में कहीं इनरोलमेंट हो जाएगा, तो आप इसे एक अच्छे एस्टिमेट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब काफ़ी अच्छा गेस था, आपने सोचा 350 स्टूडेंट इनरोल होंगे और पता चला कि 340 स्टूडेंट इनरोल हुए, या आपको पता चला 360 स्टूडेंट इनरोल हुए, तो देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन पता चला उसने गेस लिया 350 स्टूडेंट का और पता चल रहा है कि 200 स्टूडेंट इनरोल हुए, तो ये एक अच्छा जो है पॉइंट एस्टिमेट नहीं था। ओके, बट इफ द एस्टिमेट इज ऑफ बाई 90 स्टूडेंट, अब वही कहना है कि 90 स्टूडेंट कम पड़ गए। मान लीजिए 350 का उसने गेस किया था कि 350 एस्टिमेट किया हुआ था और पता चल रहा है कि 260 स्टूडेंट जो है केवल इनरोल करें, तो 90 स्टूडेंट अगर जो है मतलब ऑफ है उससे कम है, तो इसे हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू वुड रिजेक्ट इट एज एन एस्टिमेट ऑन फ्यूचर इनरोलमेंट, तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसे एक अच्छा जो है एस्टिमेट नहीं कहा जाएगा। देयरफॉर अ पॉइंट एस्टिमेट इज मच मोर यूजफुल इफ इट इज अकम्पनीड बाई एन एस्टिमेट ऑफ एरर दैट माइट बी इन्वॉल्व। तो ये कह रहे हैं कि अब जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है वो इनसफिशिएंट तो है, लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल कब होगा, अगर हम इसके साथ में एरर पता चल जाए कि कितनी एरर जो है इसमें इन्वॉल्व है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो इसने 350 का वो किया हुआ है एस्टिमेट, उसमें कितनी की एरर है, अगर वो ये बता दे कि ±40 की एरर है तो थोड़ा बहुत ठीक है, यानी कि हमें एरर भी उसके साथ साथ पता होनी चाहिए कि जो ये एस्टिमेट किया गया इसके साथ एरर कितनी है। एन इंटरवल एस्टिमेट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू यूज टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर। तो एक जो इंटरवल एस्टिमेट होता है फ्रेंड वो रेंज ऑफ वैल्यू होती है, जैसे 30 से लेकर के 50 तक। जो भारतीयों की औसत इनकम है वो मान लेते हैं 12,000 से लेकर के 20,000 रुपए के बीच है, तो ये इंटरवल जो है एस्टिमेशन हो गया और ये रेंज ऑफ वैल्यू होती है। इट इंडिकेट द एरर इन 2 वे। अब इसमें फ्रेंड्स जो है जो इंटरवल एस्टिमेट होता है इसमें जो एरर होती है वो 2 तरीके से दिखाई जा सकती है, बाय द एक्सटेंट ऑफ इट्स रेंज एंड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइंग विद इन दैट रेंज। ठीक है, तो इसमें एक तो आपको एक रेंज बताया जाता है, रेंज बताई जाएगी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में जो है एरर होगी, और प्रोबेबिलिटी भी बताई जाती है कि जैसे 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो इस इंटरवल में डेटा आ जाएगा। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो आगे इस पर ये जो चैप्टर है आपका वो इंटरवल एस्टिमेट के ऊपर ही है, इस पर न्यूमेरिकल भी हैं तो हम करेंगे, क्लियर हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। इन दिस केस द डिपार्टमेंट हेड वुड से समथिंग लाइक दिस। अब मान लीजिए इंटरवल एस्टिमेट कर रही है जो डिपार्टमेंट हेड है, तो वो ये कहेगी आई एस्टिमेट दैट इनरोलमेंट इन दिस कोर्स नेक्स्ट ईयर विल बी बिटवीन 330 से 380 एंड दैट इज वेरी लाइकली दैट एग्जैक्ट इनरोलमेंट विल फॉल विद इन दिस इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर 2 बातें उसने कही, एक तो कही कि जो है एक रेंज दे दी कि जो इनरोलमेंट होगा वो अब 350 ना कह करके 330 से लेकर के 380 के बीच में होगी, और साथ ही साथ में इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कह रही हूँ 330 से 380 उसी के इंटरवल के विदिन में ही
जो हमारा एनरोलमेंट है वो होगा। अब कई बार आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा 95% प्रोबेबिलिटी इस बात की चांसेस हैं कि ये इसी रेंज में आ जाए, या 99% इस बात की प्रोबेबिलिटी है, या 68.3% प्रोबेबिलिटी है कि ये इसी रेंज में आ जाए। तो कुल मिलाकर 3% प्रोबेबिलिटियाँ रहती हैं इस पूरे चैप्टर में जो यूज होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो बताती हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इसी रेंज में हमारे स्टूडेंट का एनरोलमेंट होगा। सी हैज ए बेटर आइडिया ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ हर एस्टीमेट। अब उसको मतलब ये कहना है मतलब है जब उसको आइडिया है कि मतलब जो उसका एस्टीमेट है वो कितना रिलायबल है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रही है ना कि अब 330 से 380 के बीच में स्टूडेंट होंगे, मतलब कहने का अब इसके चांसेस कम है कि 200 स्टूडेंट एनरोल करें, क्योंकि उसने एक रेंज ले रखी कि हमारे स्टूडेंट इस रेंज से इस रेंज के बीच एनरोल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने असर्टन किया है इट इज़ वेरी लाइकली कि जो एग्जैक्ट एनरोलमेंट होगा वो इसी इंटरवल के विदिन में ही फॉल करेगा। वो इस बारे में भी एश्योर्ड है अब, है ना? इफ द कोर्स इज टॉट इन सेशन ऑफ अबाउट 100 स्टूडेंट ईच। अब यहाँ पर कह रहे हैं देखिए, अब उसको ये पता चल गया कि कुल मिलाकर के 330 से 380 बच्चे उसके पास में इनरोल करेंगे। तो अगर 100 के बैच बनाएंगे तो आपको कितने बैच की जरूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 बैच की जरूरत है, ताकि 400 बच्चे आपके एकोमोडेट हो जाएं। तो वही बात लिखी हुई कि अगर उस वो जो है 5 जो है सेशन पढ़ाती है, मान लीजिए ना 100 बच्चों के उसने सेशन पढ़ाने हैं और 5 सेशंस लेने हैं, तो वो क्या करेगी, उसको पता है कि 400 से ज़्यादा बच्चे होने नहीं हैं, तो वो क्या करेगी, 4 जो है 100 स्टूडेंट के जो है 4 बैच बना देगी और एक जो है कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा लेगी। समझ रहे हैं? तो इससे थोड़ा-सा उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड है। हुआ क्या कि 330 से 380 बच्चों के लिए जो है आपको आइडिया लगा कि 330 बच्चों से लेकर 380 बच्चों के बीच में एनरोलमेंट होगा। अब मान लीजिए हर एक क्लास में जो आपने फिजिकल रूम बनाया हुआ, वहाँ पर एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं। तो अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो 330 से 380 बीच बैठने के लिए बच्चों को 4 कमरों की ज़रूरत होगी। अगर 4 रूम आपके पास में, मान लीजिए 5 रूम हैं, तो 4 रूम आप इन बच्चों के लिए रख लीजिए, 5वां रूम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लीजिए। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है? तो अब यहाँ पर एस्टीमेट्स में हमने जान लिया फ्रेंड्स। मैं केवल पॉइंट की बात करते हैं अब इसमें, ठीक है? थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, ओके? तो कुल मिलाकर के ध्यान रखें कि जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक पॉइंट एस्टिमेट और एक इंटरवल एस्टिमेट होता है। उसके बाद में जो पॉइंट एस्टिमेट होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका सिंगल नंबर होता है। क्या होता है? सिंगल नंबर होता है। जैसे हमने कहा कि 350 रन हमारी टीम इंडिया बनाएगी, ये अपना एक पॉइंट एस्टिमेट हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है, क्योंकि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो पॉइंट एस्टिमेट है वो रॉन्ग है, तो कितना रॉन्ग है ये नहीं पता चल सकता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि पॉइंट एस्टिमेट तभी फ़ायदेमंद है, मोर यूज़फुल है, जब हमें ये पता चल जाए कि उसके साथ एरर कितनी है। जो आपने कहा कि टीम इंडिया 350 स्कोर करेगी, तो आप साथ-साथ ये भी बता दो कि प्लस माइनस 50 रन का आप लेकर के चलो, यानी हो सकता है 300 से 400 रन के बीच में कहीं पर ही पड़ेगा ये, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद फिर हमने देखा जो इंटरवल एस्टिमेट होता है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है, ठीक है? पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एस्टिमेट करने के लिए रेंज ऑफ वैल्यूज़ का यूज़ करता है। इसमें एरर को 2 तरीके से प्रेज़ेंट किया जाता है। एक तो रेंज दे दी जाती है और दूसरा उस रेंज में किसी चीज़ के पड़ने की प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 330 स्टूडेंट से लेकर के 380 स्टूडेंट के बीच में होंगे, तो यहाँ पर जो एरर है एक्सटेंट ऑफ इट्स रेंज, तो एक रेंज दे दी गई और साथ ही साथ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 330 से 380 के बीच में पड़ेगा 95% है। तो एक प्रोबेबिलिटी भी इसके साथ में दे दी जाती है कि इसी रेंज में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब यहाँ पर रिलायबिलिटी हमने ये सारी बातें कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी रिवीजन में आपको बताया ये मेन थियरी है, बाकी वो सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर उन्हें इग्नोर भी करना है तो कोई इशू नहीं है। एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स, ठीक है? अ सैंपल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर। तो एक सैंपल स्टैटिक अगर ले लीजिए, इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेटर कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक सैंपल लिया, उसके जो डेटा आया है, ठीक है? उसी से अगर जो है आप पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही एस्टिमेटर कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक 100 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 6 लोगों का अगर डेटा लेकर के अगर मैं इन 100 लोगों के बारे में बताऊँ, तो ये जो 6 लोगों का डेटा लेकर के जो भी मेरे रिजल्ट्स आए हैं, उसे ही एस्टिमेटर कहा जाएगा, ठीक है? द सैंपल मीन को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं? एक्स बार से। कैन बी एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन को
म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से, ठीक है। तो सैंपल मीन जो है, यानी कहने मतलब सैंपल का जो आपने एवरेज निकाला वही एस्टिमेटर हो जाएगा पॉपुलेशन के एवरेज का। सैंपल का एवरेज निकाल लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन का एवरेज कितना है। एंड सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी यूज्ड एट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। साथ ही साथ में सैंपल का प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था m/n जो आपका होता है, यही होता है आपका प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा जो शहर है उसमें 1000 लोग हैं, उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 जो होगा, ये जो आएगा ये आपका वो हो जाएगा कौन सा प्रोपोर्शन? इस पॉपुलेशन का ऐसा प्रोपोर्शन जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, तो उसको भी एस्टिमेट किया जा सकता है। इनका जो कहने का मतलब है कि सैंपल मीन निकाल लीजिए, उसी से पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट हो जाता है। ओके, वी कैन आल्सो यूज सैंपल रेंज एज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन रेंज। तो अगर मतलब इंटरवल एस्टिमेट यूज करना है तो सैंपल की रेंज ले लीजिए, सैंपल रेंज से आपको पॉपुलेशन की रेंज निकल आएगी। कहने मतलब सब कुछ सैंपल पर ही डिपेंड है कुल मिला करके। ओके, we have when we have observed a specific numerical value of our estimator, we can call that as estimate। जब हम मतलब जो हमारा एस्टिमेटर है, जो हमने जिसे हमने एस्टिमेटर माना हुआ है, उसको जब हम एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू दे लेते हैं फ्रेंड, तो उसे ही एस्टिमेट कहते हैं, उसी वैल्यू को ही एस्टिमेट कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एन एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एस्टिमेट जो होता है वो एक विशेष वैल्यू होती है किसी दिए हुए डेटा की। वी फॉर्म एन एस्टिमेट बाई टेकिंग अ सैंपल, है ना, एंड कंप्यूटिंग द वैल्यू टेकन बाई आवर एस्टिमेटर इन दैट सैंपल। तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, एक सैंपल लेते हैं और उसमें जो भी सैंपल में जितना भी डेटा है उसको कंप्यूट करके एक एंड रिजल्ट निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज वी कैलकुलेट द मीन ओडोमीटर रीडिंग। मीन का मतलब यहाँ पर एवरेज से है, तो मान लीजिए आप औसत निकालते हैं ओडोमीटर रीडिंग की। ओडोमीटर रीडिंग जो होती है वो माइलेज बताती है फ्रॉम अ सैंपल ऑफ यूज टैक्सीज एंड फाइंड इट टू बी 98,000 किलोमीटर। तो हम ये मान लेते हैं कि मतलब कुछ सैंपल में हमने टैक्सीज ली, यूज टैक्सी ली, कुछ सैंपल में 1000, 2000, 10,000 जो भी ले ली, और हमने पाया कि उसका जो माइलेज है 98,000 माइल्स है, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए। तो अगर जो है हम ये जो यूज टैक्सीज हैं उसमें सैंपल जो हमने लिया है उसका माइलेज अगर इतना आता है, ओके, इफ वी यूज दिस स्पेसिफिक वैल्यू टू एस्टिमेट द माइलेज फॉर होल फ्लीट ऑफ यूज टैक्सीज। अब जो ये आपने वैल्यू निकाली, स्पेसिफिक वैल्यू निकाली है, अगर इसको एस्टिमेट कर सको आप, इसको पूरे फ्लीट जितनी भी टैक्सी यूनाइटेड स्टेट्स में या इंडिया में जितनी भी टैक्सीज हैं उनकी पूरी फ्लीट के लिए अगर जो है वैल्यू के काम आ सके, तो हम कहेंगे कि यही जो 98,000 वैल्यू है यही एक एस्टिमेट है, एस्टिमेट निकल करके आया हुआ है। कहने का मतलब ये हो कि पहले सैंपल ले लीजिए, सैंपल का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकालना है। एक बार आपने मीन निकाला, जो सैंपल का मीन होगा अगर उसे ही हम यूज कर सकें सभी टैक्सीज के लिए, तो वही हमारा एस्टिमेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में लास्ट आता है क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। तो अब हम लास्ट में क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर देखेंगे। तो एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स क्या होता है हमने देख लिया। तो एक सैंपल स्टैटिस्टिक जो लेते हो आप, है ना, उससे क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन पैरामीटर को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसे ही एस्टिमेटर कहा जाता है। सैंपल मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट होती है, ये एस्टिमेटर हो सकती है पॉपुलेशन मीन का। ओके, सैंपल मीन को एक्स बार से, पॉपुलेशन मीन को म्यू से। तो सैंपल मीन जो होता है, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी आपको लगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। इवन ये जो थियरी अभी आपको थियरी लग रही, ये भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन यह है कि कई बार इससे क्वेश्चन जो है वन लाइनर में या एक नंबर में पूछते हैं, तो इसलिए जैसे सिंपल सा यही पूछ लेते हैं कि पॉपुलेशन मीन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से, कैपिटल एक्स बार से, स्मॉल एक्स बार से। तो इस तरीके क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड। तो जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको इंपॉर्टेंट समझ करके थोड़ा सा ध्यान करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में सैंपल रेंज जो इंटरवल एस्टिमेटर होता है, वी कैन आल्सो यूज सैंपल रेंज एज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन रेंज। जब हम जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें क्लियर कर ही रखे हैं। अब देखते हैं गुड एस्टिमेटर का क्राइटेरिया क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, एक अच्छे एस्टिमेटर का क्राइटेरिया क्या होता है, सम स्टैटिस्टिक्स आर बेटर देन अदर्स। कुछ जो डेटा होता है वो दूसरे डेटा से अच्छा होता है, हम ये कह सकते हैं। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश हम ये कह सकते हैं, वी कैन इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज एन एस्टिमेटर बाय यूजिंग 4 क्राइटेरिया। तो कोई भी जो आपका डेटा है उसमें 4 क्राइटेरिया यूज करके आप ये बता सकते हो कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो 4 कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, एक तो अनबायस्ड होना चाहिए,
जो आपका डेटा होना चाहिए, दिस इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर टू हैव। किसी भी अच्छे एस्टिमेटर में एक जो क्वालिटी होनी चाहिए, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, वो है अनबायस्ड होना चाहिए। द टर्म अनबायस्ड रेफर टू द फैक्ट दैट सैंपल मीन इन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो मतलब अनबायस्ड का क्या मतलब होता है कि जो सैंपल मीन है वो अनबायस्ड जो है एस्टिमेटर होना चाहिए पॉपुलेशन मीन का, बिकॉज मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन इटसेल्फ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन इटसेल्फ। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का क्या मतलब होता है फ्रेंड? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा ये समझिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, उसमें आपने एवरेज निकाला तो पता चला 60 है, एज का जो एवरेज है वो 60 है औसतन। तो इसी के आधार पर हम एक सैंपल के आधार पर अगर हम पॉपुलेशन का यही पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा कह दें तो गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दूसरा सैंपल लेंगे, वहाँ पता चला 30 आया एवरेज, तीसरा लेंगे उसमें मान लीजिए 40 आया, चौथा लेंगे उसमें आया 60, अगला लिया हमने 75 आया। ऐसे ही करके हमने बहुत सारे सैंपल ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल आया हुआ है मीन, इन मीन का मीन निकालेंगे। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमने एवरेज निकाला है, जो हमने मीन निकाला है, उस मीन का मीन निकालेंगे। तो वही कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जो सैंपल्स हैं उनका मीन हम यहाँ पर ले रहे हैं। हर एक सैंपल का खुद का मीन है। जैसे इस सैंपल का एवरेज या मीन कितना है, 60 ईयर है, 60 ईयर है। अब ये इसका कितना है, 30 ईयर है। इन सभी सैंपल्स का जब एवरेज या मीन निकालिए तो उसे ही बोलते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 13 देखिएगा फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर की। फिर भी ये आप समझ में आया होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जितने भी सैंपल हैं उनका मीन जो होता है वो इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के होता है। वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ एन ऑन एवरेज इज टेंड टू एज्यूम वैल्यू दैट आर अबव द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड एज फ्रिक्वेंटली टू द सेम एक्सटेंट टेंड टू। ठीक है, देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है। अगर मान लीजिए जैसे आपने एवरेज निकाला कि सभी पूरे गांव के जो लोग हैं उनकी एवरेज जो है एज 30 ईयर्स है, मान लेते हैं आपने 30 साल की एज निकाली, तो ये कह रहे हैं कि अगर दो व्यक्ति इधर इससे ज़्यादा एज के मिले तो दो व्यक्ति इधर कम एज के भी मिलने चाहिए। अगर चार व्यक्ति जो है ज़्यादा एज के मिले तो चार व्यक्ति उसी फ्रिक्वेंसी में ऊपर और नीचे, मतलब कुछ 16 साल, 18 साल, 22 साल के मिले तो कुछ 35 साल, 38 साल, 40 साल के मिले। कुछ जो है 5 साल के बच्चे मिले तो कुछ 65 साल के मतलब बुजुर्ग भी हमें मिलने चाहिए। तो वही कह रहा है कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर तभी होगा जब एवरेज के इधर और उधर दोनों तरफ वैल्यू इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। अनबायस्ड का मतलब यही होता है फ्रेंड। जैसे एक एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 13 में अगर आपने देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने सर्वे करना है कि अल्कोहल को बंद कर देना चाहिए या नहीं। अब अगर जो है आप सिर्फ पीने वाले जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या शराब को बैन कर देना चाहिए, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। तो ऐसी जो आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, आपको अल्कोहल के बारे में ही पूछना है और आप पूछ भी अल्कोहल पीने वाले से रहे हो, तो ऐसा सैंपल आपका बायस्ड होता है। कैसा होता है फ्रेंड? बायस्ड होता है। आपको अनबायस्ड रखना है तो मान लीजिए जैसे 10 लोगों को आपने सेलेक्ट किया तो उसमें 2 लोगों को ड्रिंक करने वाले लीजिए, बाकी 8 लोगों को ना ड्रिंक करने वाले लीजिए। अनबायस्ड मतलब उसमें लेडी भी लीजिए, जेंट्स भी लीजिए, मजदूर भी लीजिए, इंजीनियर भी लीजिए, सब तरीके के लोगों को आपको जो सैंपल हो आपका वो अनबायस्ड होना चाहिए, किसी तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में इफिशियंसी, अनदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर इज इफिशियंट। जो जो आपका अच्छा एस्टिमेटर होना चाहिए वो इफिशियंट होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान करके जाइएगा, आपसे ये पूछा सकता है कि इनमें से एक कौन सा गुड एस्टिमेटर का क्राइटेरिया नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया होता है अनबायस्ड होना। सैंपल आपका अनबायस्ड होना चाहिए, जो आपका एस्टिमेटर अनबायस्ड होना चाहिए। इफिशियंसी होनी चाहिए, उसके अंदर इफिशियंसी होनी चाहिए। इफिशियंसी रेफर टू द साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जो इफिशियंसी का मतलब होता है कि जो आपने एस्टिमेट किया हुआ है उसमें एरर जो हो वो कम से कम हो, है ना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, उसका साइज जो है कम से कम होना चाहिए। इफ़ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक फ्रॉम सैंपल ऑफ द सेम size and try to decide which one is more efficient estimator, we would pick the statistic that have a smaller standard error or standard deviation of the sampling distribution। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि मान लीजिए सेम साइज है
मतलब सेम साइज का आपका सैंपल है, 100 लोग इसमें भी शामिल हैं और 100 लोग इसमें भी शामिल हैं। दूसरे सैंपल में यहाँ जो एवरेज आपने निकाला औसत उम्र जो है 60 साल, यहाँ पर आपने निकाला है 55 साल, लेकिन यहाँ जो एरर है वो +-10 की है और यहाँ जो एरर है +-3 की है। तो ये जिसमें एरर कम हो वो ज़्यादा अच्छा जो है आपका या एफिशिएंट जो है एस्टीमेट माना जाता है। सपोज वी चूज सैंपल ऑफ गिवन साइज एंड नीड टू डिसाइड वेदर टू यूज सैंपल मीन आर सैंपल मीडियन टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, इफ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन एंड फाइंड कि ये 1.05 है, तो हमने क्या किया, जब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया किसका, सैंपल मीन का, तो पता चला कि 1.05 है। और जब हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया किसका, सैंपल मीडियन का, तो हमें पता चला कि ये 1.6 है। तो हम कहेंगे कि जो सैंपल मीन है वो मोर इफिशिएंट एस्टिमेटर है, क्योंकि वहाँ 1.05 का एरर आ रही है, यहाँ 1.6 की एरर आ रही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है सैंपल मीन। सैंपल मीन का मतलब आपको पता है औसत होता है, एवरेज होता है। सैंपल मीडियन क्या होता है फ्रेंड, देखिए सैंपल मीडियन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मीन का मतलब होता है सभी लोगों की, मान लीजिए एज की या हाइट की बात करें, तो जितनी हाइट है, मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर, ये 40 मीटर, सबकी जो हाइट है उसको जोड़िए और नंबर ऑफ आइटम से 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आता है वो मीन कहलाता है। मीडियन क्या होता है फ्रेंड, जो चीज़ मिडिल में है, मतलब अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो जो चीज़ बीच में आती है वही आपका मीडियन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लिया, 30 लिया, 20 लिया, 40 लिया और मान लेते हैं 50 लिया, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो पता चलेगा ये 50 और 60 और 150 है। 150 का अगर डिवाइड करोगे आप 5 से तो ये 30 आएगा फ्रेंड्स। ओके, 30 आ जाएगा। ठीक है, और अगर जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में 10, 20, 30, 40 और 50 रखें तो जो मीडियम में आएगा, बिल्कुल मीडियन में आता है, बीच में आता है, उससे मीडियन बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सभी वैल्यूज को रख दीजिए, जो बिल्कुल बीचों बीच में हो वही उसका मीडियन होता है, जबकि मीन निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ता है, या मीन एवरेज ही कहलाता है। इट मेक्स सेंस दैट एस्टिमेटर विथ अ स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर आर with less variation will have more chance of producing the estimate near to the population parameter under consideration। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, कह रहे हैं कि अगर कोई एस्टिमेटर है जिसमें एरर कम है, जैसे मैंने कहा वो 350 बच्चे एडमिशन लेंगे, अब मैं आपसे कहूँ कि +-10 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपसे कहूँ कि 200 बच्चे एडमिशन लेंगे, फिर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ± आप 50 कर लीजिए, तो इसके एरर मतलब इसके करेक्ट रिजल्ट देने के चांसेस कम है देन इसके। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद में आपका एस्टिमेटर जो होना चाहिए वो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर में। अ स्टैटिस्टिक इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेज इट बिकम ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक बिकम वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो कंसिस्टेंसी हम तब कहेंगे, मान लीजिए आपने 100 लोगों का सर्वे किया, 100 लोगों का अगर आपने सर्वे किया और आपने पाया कि जो उनकी औसत आय है वो 15,000 रुपये पर मंथ की है। अगर हम सैंपल साइज को 1 लाख कर दें या 1 करोड़ कर दें, तो भी जो हमारी जो एवरेज इनकम आनी चाहिए वो 15,000, 16,000 इसी के आसपास अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। और पता चला कि हमने 1 लाख लोगों का सर्वे किया, 100 लोगों का सर्वे किया, 15,000 आय इनकम निकली, और 1 लाख लोगों का सर्वे किया तो पता चल रहा है कि 35,000 रुपये औसत इनकम हो गई। तो ये एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है। इफ़ एन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट इट बिकम मोर रिलायबल विथ लार्ज सैंपल। तो अगर आप सैंपल का साइज बढ़ाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि वो और उसके वैल्यू को क्लोज ही ले जाते हैं। दस इफ़ यू आर वंडरिंग whether to increase the sample size to get more information about a population parameter, first find out whether your statistic consistent estimator। तो मतलब ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि हमने 100 लोगों का सर्वे लिया और 1000 लोगों का लिया, उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे 1 लाख लोगों का सर्वे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो पहले ये देखिए कि जो आपका स्टैटिस्टिक है, जो एस्टिमेटर है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो ज़्यादा बड़े साइज़ का सैंपल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए 100 लोगों के पास जा करके डेटा इकट्ठा करना आसान होता है, 1 लाख लोगों के पास जाना और डेटा इकट्ठा करने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। इसीलिए जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो 1 लाख लोगों का सर्वे ना करवा करके 100 के ऊपर ही अपना डिसीजन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोगों तक भेजना, उसमें कितना सारा पैसा। अब सोचिए कि अगर एक व्यक्ति का सर्वे करवाने में आपको 100 रुपए केवल खर्चा होते हैं, तो 100 लोगों का सर्वे करवाने में कितना लगेगा, और 1 लाख लोगों का सर्वे करवाने में आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या हम इतना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं? तो नॉर्मली कोई तैयार नहीं रहता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे सफिशिएंसी। एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट मेक
so much use of information in the sample that no other estimator could extract from the sample additional information about the population parameter being estimated। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कोई भी एस्टिमेटर सफिशिएंट तब कहलाएगा जो जितना भी सैंपल है उसका जितने सैंपल में जो भी जानकारी है उसके आधार पर बेस्ट रिजल्ट जो है एक्सट्रैक्ट करके दे दे आपको, ऐसा आपका वो एस्टिमेटर होना चाहिए, तभी उसे सफिशिएंट कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सैंपल है उसमें जो आपका एस्टिमेटर है वो जितनी जानकारी निकाल पा रहा है, दूसरा एस्टिमेटर उतनी जानकारी अगर आपको नहीं निकाल करके दे पा रहा है उतने ही सैंपल डेटा में से, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एस्टिमेटर है वो ज़्यादा सफिशिएंट है। कोई दूसरा नो अदर एस्टिमेटर कुड एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम द सेम सैंपल एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसी जो आपका सैंपल्स है उसमें से कोई दूसरा एस्टिमेटर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है जितना कि आपका खुद का एस्टिमेटर निकाल पा रहा है, तो उसे हम सफिशिएंट कहेंगे। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो आपका ये एस्टिमेटर होता है, गुड एस्टिमेटर के क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो 4 होते हैं। अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट आए वो सही आए, किसी की तरफ उसकी झुकाव नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कहने का कि अगर जो है जो एरर है वो मिनिमम होनी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब जो एरर है वो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ जैसे-जैसे सैंपल का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे ही आपका जो जो एस्टिमेटर है उसकी वैल्यू डेविएट ना करे, वही मेंटेन रहे। सफिशिएंसी तब कहेंगे जो आपका एस्टिमेटर है उस सैंपल में से जितनी जानकारी निकाल पा रहा है, कोई दूसरा एस्टिमेटर उतनी जानकारी अगर नहीं निकाल पाता है तो आप कहोगे कि हमारा एस्टिमेटर सफिशिएंट है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहीं पर एस्टिमेटर जो एस्टिमेशन जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अगले पार्ट में कुछ और डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।